नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिविल एस्पिरेंट प्लस के इस प्लेटफॉर्म पे। और हम पढ़ रहे हैं यूपी पीसीएस के लिए एथिक्स फाउंडेशन बैच है, ये यूट्यूब पर उपलब्ध है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए, हमने अभी तक क्या कर लिया पहले ये बता देते हैं। हमने अभी तक कर लिए 2 चैप्टर। चैप्टर 1 हमने देख लिया नीति शास्त्र का पूरा कॉन्सेप्ट, और चैप्टर 2 हमने देख लिया है। देख रहे हैं कि हम अभिव्यक्ति को देख रहे हैं, तो उसी चैप्टर में सामाजिक प्रभाव, एक सोशल इन्फ्लुएंस एक टॉपिक है। आज हम इसको देखेंगे। देन आफ्टर इस टॉपिक के बाद हम देखेंगे परसुएशन यानी कि धारणा या अनुनयन, उसको देखेंगे। इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, इसके बाद हम नया चैप्टर चालू करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा सामाजिक प्रभाव, उसके बाद फिर परसुएशन। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो सामाजिक प्रभाव क्या है? सामाजिक प्रभाव एक, लिखिए, लिखना शुरू कर दीजिए सीधे। सामाजिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव एक विशेषता है। सामाजिक प्रभाव एक विशेषता, सामाजिक प्रभाव एक विशेषता है। सामाजिक प्रभाव एक विशेषता जो समाज में किसी अन्य व्यक्ति, जो समाज में किसी अन्य व्यक्ति सामाजिक प्रभाव एक विशेषता है जो समाज में किसी अन्य व्यक्ति के साथ बातचीत के परिणाम स्वरूप, किसी अन्य व्यक्ति के साथ बातचीत के परिणाम स्वरूप, बातचीत के परिणाम स्वरूप किसी अन्य के साथ बातचीत के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति के आधार, परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति के आचार, किसी व्यक्ति के आचार कहिए, विचार कहिए, व्यवहार कहिए, आचार विचार या व्यवहार, आचार विचार व्यवहार, आचार विचार व्यवहार, भावनाओं, आचार विचार व्यवहार भावनाओं व दृष्टिकोण में परिवर्तन ला सकती है। व दृष्टिकोण में परिवर्तन ला सकती है, ला सकती है। तो सामाजिक प्रभाव क्या? सामाजिक प्रभाव एक विशेषता है जो समाज में किसी अन्य व्यक्ति के साथ बातचीत के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति के आचार विचार व्यवहार भावनाओं व दृष्टिकोण में परिवर्तन ला सकती है। ये है सामाजिक प्रभाव। तो हमने देख लिया सामाजिक प्रभाव। अब देखते हैं सामाजिक प्रभाव के रूप क्या हैं। समझ लिया ना सामाजिक प्रभाव। सामाजिक प्रभाव क्या है? ये व्यक्ति के आचार विचार व्यवहार भावनाओं व दृष्टिकोण में परिवर्तन ला सकती बातचीत के जरिए, बातचीत के परिणाम स्वरूप। ठीक, अब देखते हैं सामाजिक प्रभाव के रूप। सामाजिक प्रभाव के प्रकार या रूप। प्रकार लिख लीजिए या लिख लीजिए रूप, जो आपको सही लगे। मैं तो रूप लिख देता हूं। सामाजिक प्रभाव के रूप। सामाजिक प्रभाव के रूप में 3 चीजें आती: अनुरूपता, अनुपालन और आज्ञाकारिता। क्या? अनुरूपता, रूपता, अनुपालन, और जो तीसरी चीज आती है वो आती आज्ञाकारिता।
सामाजिक प्रभाव का कार्य क्या है, इसे समझिए। इसको सामाजिक प्रभाव क्यों महत्वपूर्ण है? सामाजिक प्रभाव महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी व्यक्ति के विचार को बदलना है, उसके व्यवहार को बदलना है, उसकी भावनाओं को बदलना है, यानी ये प्रशासन में महत्वपूर्ण हो सकता है ना सामाजिक प्रभाव। तो इसलिए इसको हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अगर सिलेबस में कोई चीज़ ऐड की गई है तो उसके पीछे कुछ तथ्य है कि किस कारणों से वो यहाँ पर हमारे सिलेबस में ऐड की गई, उसका महत्व है। तो हम देखेंगे सामाजिक प्रभाव के रूप। अब ये जो तीन हमने लिखा, अनुरूपता, अनुपालन, आज्ञाकारिता, अब हम इनको डिटेल में देख लेंगे। तो चलिए अनुरूपता से शुरू करते हैं। ये जो बोर्ड वर्क है इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पर। अनुरूपता से शुरू करते हैं। अनुरूपता, तो अनुरूपता को समझते कुछ इस तरीके, जिसे दूसरों के जैसा अपने को बनाने का, मतलब इसे दूसरे को अपने जैसे बनाने का जो प्रयास है वो अनुरूपता है। क्या है मतलब अनुरूपता? जैसे कि मैं सामने वाले के जैसा अपने आप को बनाना चाहूं, वही प्रयास अनुरूपता है। तो क्या दूसरों, अनुरूपता क्या है? दूसरों के जैसा, दूसरों के जैसा, दूसरों के जैसा अपने आप को, अपने आप को दूसरों के जैसा अपने आप को बनाने का प्रयास, दूसरों के जैसा अपने आप को बनाने का प्रयास अनुरूपता कहलाता है। कहलाता है। दूसरों के जैसा अपने आप को बनाने का प्रयास अनुरूपता कहलाता है। तो अब ये समझते अनुरूपता में और कुछ डिटेल जानने की कोशिश करते। इसका प्रभाव छोटे समाज एवं बड़े समूहों में भी होता है। क्या इसका समाज, छोटे समाज और बड़े समूहों में भी होता है? इसका प्रभाव छोटे समाज व समूहों में भी होता है। इसका प्रभाव छोटे समाज व बड़े समूहों में भी होता है। यहाँ पर तो इसका जो प्रभाव है छोटे समाज व बड़े समूहों में भी होता है। ये सामाजिक प्रभाव का एक रूप है। मैंने बताया ना, ये सामाजिक प्रभाव का एक रूप है। ये सामाजिक प्रभाव का एक रूप है। ये सामाजिक प्रभाव का एक रूप है। अब कारण क्या है? कारण, इसके कारण को समझने की कोशिश करते हैं। तो कारण पसंद किए जाने की इच्छा। भाई कोई किसी का व्यवहार क्यों अनुरूपता का पालन करेगा? इसका कारण है इसका जो कारण है पसंद किए जाने की इच्छा। क्या कारण है? पसंद किए जाने की इच्छा। अनुरूपता तभी व्यक्ति अपनाता है जब पसंद किया जाने की इच्छा हो। यानी कि सामने से यदि कोई चीज पसंद की जा रही है तो वो उसका अनुकरण करता है या उसकी अनुरूपता करता है। ठीक है, उसके जैसा बनने का प्रयास करता है।
ठीक है, इसके कारण के बाद अब इसके प्रभाव देख लेते हैं। प्रभाव, तो इसके प्रभाव इस तरीके से समझा जा सकता है, इसमें जो सकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं और नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं सकारात्मक प्रभाव से। सकारात्मक प्रभाव, तो जो इसके सकारात्मक प्रभाव है वो कुछ इस प्रकार, अनुरूपता के कारण हम सामाजिक परिवेश में दूसरों के व्यवहारों के अनुरूप व्यवहार करते हैं। क्या? अनुरूपता के अनुसार हम सामाजिक परिवेश में, अनुरूपता के अनुसार, अनुरूपता के अनुसार हम सामाजिक परिवेश में, हम सामाजिक परिवेश में, अनुरूपता के अनुसार हम सामाजिक परिवेश में, अनुरूपता के अनुसार, मैं गलत बोल दिया, अनुरूपता के कारण लिखिए, क्योंकि यहाँ प्रभाव की बात हो रही ना, यहाँ पर रेफरेंस नहीं लिया जा रहा है। अनुरूपता के कारण हम सामाजिक परिवेश में दूसरों के व्यवहार के अनुरूप व्यवहार करते हैं। दूसरों के व्यवहार के अनुरूप व्यवहार करते हैं। दूसरों के व्यवहार के अनुरूप व्यवहार हम करते हैं, ये उसके सकारात्मक प्रभाव। ठीक, अब देखते हैं नकारात्मक प्रभाव क्या होगा। उससे पहले हमें ये बोर्ड पर क्लियर करना पड़ेगा। तो आपने ये सब लिख लिया होगा, तो मैं इसको क्लियर कर देता हूं। तो इसको क्लियर कर देते हैं। और ये डिटेल तो मैं आपको दे ही चुका हूँ कि YouTube पर हमारी ये सीरीज चल रही है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, आप इसका पूरा लाभ उठाइए। ये यूपी पीसीएस 2027 के लिए टारगेटेड है। जो इस बार एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए हम अलग से इनिशिएटिव लाने वाले हैं बहुत जल्द। ये मान लीजिए आपको जुलाई में 1 या 2 जुलाई को उसका अनाउंसमेंट हो जाएगा नए बैच का। वो भी मैं कोशिश करूंगा कि बिल्कुल मिनिमम या कहिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ही रखा जाए, कोशिश तो यही की जाएगी। तो हमने सकारात्मक प्रभाव देख लिए, देख लेते हैं इसके बाद नकारात्मक प्रभाव। नेगेटिव इफेक्ट क्या हो सकते हैं? तो इसमें अंधविश्वास तथा अंधानुकरण बढ़ता है। इससे क्या बढ़ता है? इससे अंधविश्वास व अंधानुकरण बढ़ता है। आप इसमें अपने अनुसार पॉइंट और भी लिख सकते हैं। आप कह सकते हैं कि हम किसी की आलोचना करने के लिए आलोचना नहीं कर पाते, किसी व्यक्ति में कमियां नहीं खोज पाते, इसमें ये सब नेगेटिव पॉइंट हो सकते हैं, पर इतना काफ़ी है। क्योंकि अनुरूपता पर क्वेश्चन भी बहुत कम बनते हैं, परंतु हमें अंदर तक डीप में देखना हो तो इसलिए हम देख ले रहे हैं। वैसे क्वेश्चन तो बहुत कम ही बनते हैं। ठीक है, आप पीवाईक्यू देखिएगा। पीवाईक्यू आप लोग देखते रहते हैं कि नहीं देखते रहते? याद रखिएगा, मैंने आपको हमेशा बताया है कि एग्जाम और स्टूडेंट के बीच में, एक मिनट मुझे दीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा, आवाज आ रही। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि पीवाईक्यू के इंपॉर्टेंस के बारे में बात कर रहे थे। पहले बोर्ड पर क्लियर करते, फिर पीवाईक्यू के इंपॉर्टेंस को देखते हैं। पीवाईक्यू का इंपॉर्टेंस इस बात से आप समझ सकते हैं, पीवाईक्यू
पीवाईक्यू के महत्व को ऐसे समझिए, पीवाईक्यू का महत्व। कर भी इसमें गड़बड़ होना था, चलिए कोई बात नहीं, कर रहा ठीक है। पीवाईक्यू के महत्व को समझिए, कैसे पीवाईक्यू महत्वपूर्ण है। एग्जाम ने क्या किया है, एग्जाम ने आपको कौन कौन सी चीजें उपलब्ध कराई हैं ये समझिए। एग्जाम ने आपको केवल दो चीजें दी हैं, एक तो सिलेबस, दूसरा पीवाईक्यू। ये दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनको कभी भी आप नेग्लेक्ट करके एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। किसी भी एग्जाम के पैटर्न को समझना तो उसके पीवाईक्यू देखिए, किसी एग्जाम के सिलेबस को देखना तो ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर के सिलेबस डाउनलोड कीजिए। कहाँ से? ऑफिशियल वेबसाइट से सिलेबस जाकर के सिलेबस डाउनलोड कीजिए और वो सिलेबस देखिए जो ऑफिशियल सिलेबस है। यू पीसीएस ने या जो आयोग है उसने कभी ये नहीं कहा कि बुक आपको कौन सी पढ़नी, उसने किसी बुक का रेफरेंस नहीं दिया है। ये जितनी बुक्स आप और हम लोग पढ़ते हैं मैक्सिमम कोचिंग इंडस्ट्रीज से जन द्वारा फैलाई हुई बुकें हैं। वैसे ओरिजिनल बुक्स जो होती हैं वो तो एकेडमिशियन लिखते हैं, वो बुक अलग होती हैं। पर जो एग्जाम से रिलेटेड बुक आएंगी आपको देखिए, कोचिंग मटेरियल एग्जाम या किसी बड़े टीचर की बुक, वो सब सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाई गई बुकें हैं। ठीक है, तो पीवाईक्यू और सिलेबस बहुत महत्वपूर्ण, इसलिए आप हमेशा याद रखिए पीवाईक्यू हमेशा देखते रहिए। पीवाईक्यू देखते रहेंगे तो आपको एग्जाम का पैटर्न पता चल जाएगा कि एग्जाम कितने डिटेल में जा सकता है, कहाँ तक पूछ सकता है, क्या क्या पूछ सकता है। और याद रखिएगा ये ना देखिएगा कि क्या पूछा है, ये तो सब देखते हैं, परंतु ये अजम्पशन कीजिए, अनुमान लगाइए कि क्या पूछ सकता है। जब आप 3 से 4 साल का सिलेबस 3 से 4 साल के पीवाईक्यू देख लेंगे ना तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आयोग आपसे क्या क्या पूछ सकता है। दूसरी और रही बात इम्पोर्टेंट की, तो इम्पोर्टेंट जैसा कुछ नहीं है, कुछ सेगमेंट ऐसे हैं जो हमेशा आते रहते हैं इसलिए उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंट बता दिया जाता है। बाकी एग्जाम तो अपना अनसर्टेन ही है, पढ़ना यहाँ आपको सब कुछ है, कहीं भी कभी भी कुछ भी पूछ सकता है। देखिए इस बार का यूपीएससी का एग्जाम जो 2026 में प्रीलिम्स हुआ उसमें इतना अनसर्टेन पेपर है, लोगों ने और यूपीएससी कोचिंग इंडस्ट्रीज ने तो ऐसा कह दिया कि यूपीएससी कहीं बाहर से क्वेश्चन पूछ, अरे नहीं पूछ रही बाहर से। यूपीएससी की एग्जाम कर रहे हो मतलब इतना तो डाइवर्सिटी आपके अंदर होनी ही चाहिए, और आप यूपीएससी की एग्जाम दे रहे हो तो आपके अंदर इतनी अनसर्टेनिटी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम कभी भी अनसर्टेन हो सकता है। दूसरी बात ऐसे समझ, यदि एग्जाम टफ है तो केवल आपके लिए टफ नहीं है, वो सभी बच्चों के लिए टफ है, जितने स्टूडेंट एग्जाम में बैठे हैं सबके लिए टफ है। यानी कि अगर एग्जाम टफ है तो कट ऑफ लो जाएगी, तो वहां पर कम स्कोर में भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। इसलिए कभी भी पेपर को देखकर आप इस बात से मत डरिए कि बहुत टफ एग्जाम आ गया है, मेरा क्या होगा। कई बार ऐसा होता है कि लोग एंजाइटी में आ जाते हैं, अचानक से पेपर देखा उन्होंने, अंदर से डर भय होगा कि अब मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा। ये बहुत खराब टेंडेंसी है, मैक्सिमम स्टूडेंट तो इसी ट्रैप में फंस जाते हैं, कई अटेम्प्ट बर्बाद कर देते हैं। परंतु आप कोशिश कीजिए, और पीसीएस एग्जाम यूपीएससी लेवल और पीसीएस लेवल बहुत सरल एग्जाम है। ऐसे समझिए पीसीएस का जो प्रीलिम्स है ना ये वन लाइनर पर खेल जाता है, पर यूपीएससी का एग्जाम वन लाइनर पर कभी नहीं खेलता है। तो पीसीएस का एग्जाम आपके लिए बहुत बड़ी मलाई है, रखाया आपको सजा सजाया मिल रहा है। कंपटीशन जरूर ज़्यादा है, परंतु आप अगर यहाँ मेहनत कर लेते हैं तो ये एग्ज़ाम आसानी से निकाल सकते हैं।
जबकि यूपीएससी में तो कंपटीशन इतना ज़्यादा हाई है। दूसरी बात, यूपीएससी का एग्ज़ाम भी बहुत टफ है, यहाँ पर प्रीलिम्स इतना टफ नहीं है। तो यहाँ पर ये एग्ज़ाम असली स्टूडेंट छांट के कहाँ से लाता है, ये स्टाफ जो भी लाता है ना वो मेंस से लाता है। तो मेंस इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम का। जिसने मेंस पे पकड़ कर ली उसका एग्जाम तो कभी रुकने वाला नहीं। प्रीलिम्स की आपको चिंता करनी है नहीं। प्रीलिम्स में चिंता करने मतलब ये नहीं कि पढ़ना छोड़ दिया। प्रीलिम्स का सीधा सा पैटर्न है, पीवाईक्यू बहुत अच्छे से देखिए, कुछ इंपॉर्टेंस को समझ जाएंगे, पैटर्न को समझ जाएंगे, आसानी से आप अपना एग्जाम दे सकते हैं, निकलने का चांस भी रहेगा। दूसरी बात, पीवाईक्यू में एक चीज और भी महत्वपूर्ण है। पीवाईक्यू जब आप कर रहे हो तो पीवाईक्यू के साथ आपका रिवीजन भी होता है। इसलिए पीवाईक्यू तब करें जब आपका फाउंडेशन कंप्लीट हो चुका हो, या फाउंडेशन के रनिंग के साथ ही कर सकते हैं आप। मान लीजिए आपका एथिक्स कंप्लीट हो गया तो आप एथिक्स के पूरे पीवाईक्यू लीजिए और उनको आप अपने ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए। नोट्स बनाने का तरीका भी मेरे हिसाब में तो आइडियल नोट्स बनाने का जो तरीका है वो यही है कि आप क्या कीजिए कि पहले यदि आप मान लीजिए वैल्यू के नोट्स बना चुके हैं, मूल्य के आपने नोट्स बना लिए, मैं उदाहरण के तौर पर ले रहा हूँ, तो आप क्या करेंगे, आप मूल्य के पूरे पीवाईक्यू उन्हीं नोट्स में शामिल कर लीजिए, ताकि जब आप रिवीजन करें तो आपको ये पीवाईक्यू उस जगह पर दिखे और ये आपको पता चले कि ये पीवाईक्यू पूछे जा चुके हैं और इनसे मैं एक आइडिया ले सकता हूँ कि आगे इनमें से किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा। याद रखिएगा, वैल्यू कंटेंट नहीं बदलने वाला, वैल्यू का कंटेंट नहीं बदलने वाला, बदलेगा क्या, एग्जामिनर का पूछने का तरीका। ठीक है, टॉपिक वही रहने वाला है, तरीका बदल जाए, यानी कि पैटर्न बदल जाता है। तो एग्जाम के पैटर्न को पकड़ना सबसे महत्वपूर्ण। उसको कैसे पकड़ेंगे, तो पीवाईक्यू देखिए, आप चले जाइए 2024 का एग्जाम, उसके बाद पीछे जितने आप बैकग्राउंड में जाते जाएंगे आप देखिएगा हर एग्जाम का एक अलग पैटर्न होगा और हर साल पैटर्न में कुछ कुछ बदलाव आते हैं। और जो बदलाव आते हैं वो ऐसे आते हैं कि आप जो भी बदलाव आए होंगे, पहले आयोग आपको एक संकेत देगा, कुछ क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन दे देगा। मैं इसमें एक एग्जांपल लूंगा। एग्जांपल ये लेने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए किसी साल यदि आपका एग्जाम टफ हो, उस साल के आप जिस साल एग्जाम सबसे टफ बताया जा रहा हो, आप जाइएगा उस साल के क्वेश्चन पेपर को देखिएगा, उनके जो बनाने का तरीका उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जब आप उसको समझ जाएंगे तो ये समझेंगे कि ये पेपर टफ क्यों था, क्योंकि वहां पर देखेंगे आप क्वेश्चन के टाइप होते हैं। पीवाईक्यू आप जब करेंगे तो आपको क्वेश्चन के टाइप पता चल जाएंगे वो किस तरीके के होते हैं। तो ये रहा हमारे पीवाईक्यू का महत्व। दूसरी बात ये कि पीवाईक्यू से कई फायदे हैं। पीवाईक्यू से एक तो आपको क्या हो जाएगा, पीवाईक्यू के फायदे देखेंगे, एक तो आपका रिवीजन हो रहा सीधे सीधे। दूसरी बात, आप एग्जाम फ्रेंडली होते जा रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि आप जब इसको पढ़ेंगे तो आप एग्जाम फ्रेंडली होते जाएंगे, क्योंकि पीवाईक्यू पढ़ेंगे तो आप धीरे धीरे एग्जाम के करीब जाएंगे, आप एग्जाम के, और एग्जाम फ्रेंडली होंगे तो यहाँ पर आपको पैटर्न आइडेंटिफाई हो जाएगा, पैटर्न आइडेंटिफाई। जब पैटर्न आइडेंटिफाई कर लेंगे तो अब और क्या फायदा हो सकता है पीवाईक्यू का, पीवाईक्यू का फायदा ये हो सकता है एजम्पशंस करने में, एजम्पशंस करने में सबसे ज़्यादा पीवाईक्यू को फायदा हो सकता है, आप अनुमान लगा सकते हैं। दूसरी बात, जब आप पीवाईक्यू कर लेंगे ना तो आप देखिएगा आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी, आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है आपका। और आप जब पीवाईक्यू, पहले तो आप देखेंगे पीवाईक्यू के भी स्टेप है कि किस किस तरीके से पीवाईक्यू को करना है। चलिए पीवाईक्यू के स्टेप बताता हूँ आपको। देखो, एक तो जब आप फाउंडेशन बैच कंप्लीट करेंगे, एक तो जब सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, सब्जेक्ट कंप्लीट के टाइम, सब्जेक्ट कंप्लीट के समय पीवाईक्यू देखेंगे। ठीक, दूसरा आप पीवाईक्यू कब देखेंगे, दूसरा आप पीवाईक्यू देखेंगे रिवीजन के, जब आप कर रहे होंगे तब रिवीजन के टाइम पर भी पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप पीवाईक्यू
किस तरीके से करेंगे, फिर उसके बाद आप PYQ करेंगे मॉक टेस्ट। पूरा एग्जाम माहौल में इस PYQ को आप अटेम्प्ट करेंगे। प्रीवियस ईयर के जो पेपर है उनको एग्जाम माहौल में अटेम्प्ट करेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से करना है, एग्जाम फ्रेंडली इन्वायरमेंट में इस तरीके से करना। तो ये स्टेप है। एक तो जब सब्जेक्ट करें उसके साथ देखते चलिए तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पर आइडिया बैकग्राउंड बनने लगेगा। दूसरी बार जब रिवीजन करेंगे तो ये बैकग्राउंड जो बना था उसका रिवीजन हो जाएगा और आपका और अच्छे से माइंड क्लियर करेगा। तीसरी बार आप इसको एक मॉक टेस्ट के तौर पर भी अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो इससे हमें काफ़ी फायदा होने वाला। PYQ बहुत अच्छे हैं और PYQ गाइड हैं आपके लिए, PYQ रोड मैप है आपकी सक्सेस के लिए, आपके एग्जाम के सक्सेस के लिए। तो कोशिश कीजिएगा PYQ का महत्व तो समझिए और PYQ भी करते चलिए साथ में। कहाँ थे हम लोग? हम लोगों ने कर लिया था अनुरूपता और अब हम करेंगे अनुपालन। अनुरूपता कर लिया था, करने वाले अनुपालन। अनुपालन, अनुपालन क्या है? एक सामाजिक प्रभाव, ये भी एक सामाजिक प्रभाव का रूप है। अनुपालन क्या है? सामाजिक प्रभाव का एक रूप है। ये तो हमें पता ही है, ये सामाजिक प्रभाव का एक। तो अनुपालन क्या? अनुपालन व्यक्ति द्वारा स्वेच्छा से किसी अनुरोध को स्वीकार करने से संबंधित। क्या व्यक्ति, अनुपालन क्या है? अनुपालन व्यक्ति द्वारा स्वेच्छा से किसी अनुरोध को स्वीकार करने से संबंधित। अनुपालन व्यक्ति को स्वेच्छा से किसी अनुरोध को स्वीकार करना है। अनुपालन क्या है? किसी व्यक्ति की स्वेच्छा से किसी अनुरोध को स्वीकार करना। और अनुपालन जो है ना, अनुपालन में स्वनिर्णय महत्वपूर्ण होता है। क्या? अनुपालन में स्वनिर्णय महत्वपूर्ण होता है। अनुपालन में स्वनिर्णय महत्वपूर्ण होता है, किंतु ऐसे निर्णय के पीछे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सामाजिक अनुरोध जिम्मेदार होता है। किंतु ऐसे निर्णय के पीछे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सामाजिक अनुरोध शामिल होता है। तो अनुपालन व्यक्ति की स्वेच्छा से किसी अनुरोध को स्वीकार करना है। वही अनुपालन में स्वनिर्णय महत्वपूर्ण है, जो स्वयं से लिया गया निर्णय महत्वपूर्ण। किंतु ऐसे निर्णयों के पीछे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक अनुरोध होता है। सामाजिक अनुरोध शामिल या जिम्मेदार, यहाँ पर जिम्मेदार शब्द सही रहेगा। सामाजिक अनुरोध जिम्मेदार होता है। सामाजिक अनुरोध जिम्मेदार होता है। तो ये हुआ अनुपालन। अनुपालन क्या है? अनुपालन व्यक्ति की स्वेच्छा से किसी के अनुरोध को स्वीकार करना है।
अनुपालन मतलब आज्ञा पालन, एक तरीके का मान लीजिए अनुपालन यही है कि किसी की अनुपालन का, हाँ अनुपालन यही है कि सामाजिक मतलब किसी सामाजिक अनुरोध से किसी बात को मान लेना, उसको पालन कर लेना अनुपालन है। क्या अनुपालन क्या है? या स्वेच्छा से किसी अनुरोध को स्वीकार कर लेना। मान लीजिए किसी ने अनुरोध किया कि भाई साहब आप इस गली से ना जाइए, इस गली में आगे सड़क टूटी हुई, आप किसी और गली में चले जाइए, तो आप स्वेच्छा से किसी और गली में जाते, परंतु ये स्वेच्छा आपकी स्वेच्छा नहीं थी, इस सामाजिक अनुरोध इसके पीछे जिम्मेदार था। ये उदाहरण आपको सही लगा? तो ये तो हो गया अनुपालन। अनुपालन के लिए इतना ही काफी, क्योंकि क्वेश्चन भी बहुत कम बनते हैं इस पर। अब देखे हैं आज्ञाकारिता। आज्ञाकारिता आज्ञाकारिता तो आज्ञाकारिता क्या है? सामाजिक प्रभाव का एक रूप है, ये तो सब में भी पता है। चलिए लिखते हैं। ये सामाजिक प्रभाव का एक रूप है। ये सामाजिक प्रभाव का एक रूप है जहां एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सीधे आदेश के जवाब में कार्य करता है। क्या करता है? जहां एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सीधे आदेश के जवाब में कार्य करता है। जहां एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के जवाब के आदेश पर कार्य करता है। नीति शास्त्र बहुत सरल है, परंतु इसकी जो लैंग्वेज है ना वो बहुत टफ है। तो यदि आप इसको एग्जाम्पल से, उदाहरण से समझने की कोशिश करें तो काफी आसानी से इसको समझ जाएंगे, नहीं तो आप बहुत इसमें कंफ्यूज होंगे। तो ये क्या है? जहां एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के जवाब या आदेश पर कार्य करता है, ठीक है, तो आमतौर पर एक आधिकारिक व्यक्ति, जो दूसरा व्यक्ति के जवाब या आदेश पर कार्य करता है, जो दूसरा व्यक्ति कौन है? तो आमतौर पर एक आधिकारिक व्यक्ति है। तो आमतौर पर ये जो है ना दूसरे व्यक्ति के जवाब, तो दूसरा व्यक्ति आमतौर पर एक आधिकारिक व्यक्ति है। एक आधिकारिक व्यक्ति है। एक आधिकारिक व्यक्ति कौन? जहां एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के जवाब के आदेश पर कार्य करता है, और जो दूसरा व्यक्ति है ना वो आमतौर पर एक आधिकारिक व्यक्ति। तो आधिकारिक व्यक्ति कौन हो सकता है? माता पिता, नेता, शिक्षक, पुलिसकर्मी और अन्य अधिकारी हो सकते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण ऐसे लिखिए, इसको पॉइंट में लिखिए। माता पिता, नेता, शिक्षक। अरे रुकिए एक मिनट, बहुत आज क्लास में बहुत इंटरेक्शन हो रहा है बाहर से। माता पिता, नेता, शिक्षक
पुलिसकर्मी। तो हम आज्ञाकारिता पढ़ रहे थे और हमने देखा था ये जहां एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के जवाब या आदेश पर कार्य करता है तो दूसरा व्यक्ति आमतौर पर आधिकारिक व्यक्ति होता है। और आधिकारिक व्यक्ति कौन होता है? माता, पिता, नेता, शिक्षक, पुलिसकर्मी, ये सब आधिकारिक व्यक्ति हैं। जैसे किसी अधिकारी के निर्देश पर अनुपालन किया जाता है। के निर्देश पर अनुपालन किया जाता है। ये जो अधिकारी हैं के निर्देश पर अनुपालन किया जाता है तो उस व्यवहार को आज्ञाकारिता कहते हैं। क्या? तो उस व्यवहार को आज्ञाकारिता कहते हैं। आज्ञाकारिता क्या है समझ लिया ना? जहां एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के जवाब या आदेश पर कार्य करता है तो दूसरा व्यक्ति आमतौर पर एक आधिकारिक व्यक्ति होता है। आधिकारिक व्यक्ति कौन कौन? उसमें माता, पिता, नेता, शिक्षक, पुलिसकर्मी। जैसे किसी अधिकारी के निर्देश पर अनुपालन किया जाता है तो उस व्यवहार को आज्ञाकारिता कहते हैं। ये हो गई व्यवहारिक परिभाषा और ये हो गई सैद्धांतिक परिभाषा। और आज्ञाकारिता पर इतना काफी आज्ञाकारिता पर। बाकी यदि आज्ञाकारिता पर समाज पर क्या प्रभाव काम करता है ये देखना है तो इस तरीके से समझिए। आज्ञाकारिता पर समाज, जो आज्ञाकारिता पर समाज किस तरीके से काम करता है इस पर प्रयोग है कुछ। इस पर प्रयोग है मिलग्राम प्रयोग। मिलग्राम प्रयोग, इस प्रयोग में क्या बताया? मिलग्राम प्रयोग जो होता है ये इस बात पर है कि सामाजिक प्रभाव क्यों काम करता है। मिलग्राम प्रयोग में इस चीज की बात की, किस चीज की बात की गई? कि सामाजिक प्रभाव क्यों काम करता है, क्यों काम करता है। सामाजिक प्रभाव क्यों काम करता है, ये मिलग्राम प्रयोग में बात हुई। तो अब सामाजिक प्रभाव कैसे कार्य करता है इस चीज पर बात की तो हम ये क्यों का रीजन ढूंढेंगे कि क्यों काम करता है। एक तो देखो स्वीकृति पर ये काम कर सकता है, दूसरा ये सहयोग पर काम कर सकता है। तो पहले दो कारणों से ये काम करता है। क्यों? तो दो कारणों से, एक तो स्वीकृति और दूसरा है सहयोग। तो जो स्वीकृति पर काम करता तो उन लोगों की स्वीकृति क्या है? स्वीकृति उन लोगों के समूह द्वारा स्वीकृत होना चाहिए जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। किसके लिए? उन लोगों के समूह द्वारा स्वीकृत होना चाहिए जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वही सहयोग क्या है? सहयोग भी कुछ इस तरीके से उन लोगों के समूह द्वारा स्वीकृत इच्छा द्वारा किया गया सहयोग या की गई मदद सहयोग है। तो ये सामाजिक प्रभाव इस तरीके से काम करता है। ये मिलग्राम प्रयोग से ये निष्कर्ष निकले। तो हमारा ये जो टॉपिक था सामाजिक प्रभाव, उसके तीनों कारक हमने देख लिए और हमारा ये सामाजिक प्रभाव कंप्लीट हो गया। अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे सामाजिक प्रभाव का हमने कहा था हम आपसे देखेंगे अनुनय या धारणा, और उसके बाद हम देखेंगे सामाजिक प्रभाव व अनुनय के मध्य संबंध। तो पहले हम देख लेते हैं अनुनय व धारणा। बोर्ड पर क्लियर करते हैं।
अनुनय या धारणा। अनुनय या धारणा। तो अनुनय क्या है? अनुनय की परिभाषा समझने की कोशिश करते हैं। सीधे परिभाषा आपको लिख देते हैं, आप परिभाषा नोट कीजिए मेरे साथ और समझने का प्रयास करते हैं। तो अनुनय क्या है? यह किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण, विश्वास व व्यवहार, यह किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण, विश्वास व व्यवहार को परिवर्तित करने की मजबूत, यह किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण, विश्वास, व्यवहार को परिवर्तित करने की मजबूत प्रक्रिया है। क्या है ये? किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण, विश्वास व व्यवहार को परिवर्तित करने की मजबूत प्रक्रिया है। जो मुख्य रूप से संचार गतिविधियों से संचार गतिविधियों से संचालित होती है। बहुत आसान परिभाषा है धारणा की या अनुनय की। क्या है? यह किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण या विश्वास व व्यवहार को परिवर्तित करने की मजबूत प्रक्रिया है जो मुख्य रूप से संचार गतिविधियों से संचालित होती है। तो ठीक है, आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं क्योंकि आज की क्लास में काफी डिस्टरबेंस भी आया है। दूसरी बात की आज की क्लास में डिस्टरबेंस की वजह से आज की क्लास में फोकस नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं अब कल ही आपकी क्लास लूंगा। यदि किसी का कोई डाउट है तो वो कमेंट में लिखिए, वो मैं ले लेता हूँ। ठीक है। हाँ, अरे आज छुट्टी होगी। ठीक है, ऐसा करते हैं, कल क्लास का ड्यूरेशन मैं बढ़ा दूंगा। रिवीजन नहीं कर पा रहे। रिवीजन करने का मैंने तरीका आपको बताया, क्लास का लेक्चर, उसके बाद आप पढ़िए किताब, कोई भी एक रेफरेंस बुक ले लीजिए, आपकी जो इच्छा हो, जो भी पढ़ेंगे उसको ही हमेशा के लिए अपने रेफरेंस में रखेंगे, बार बार बदलेंगे नहीं। मान लीजिए यदि आपको कोई कोचिंग का नोट्स ही समझ में आ रहा है तो आप उस कोचिंग के नोट्स या करक्स या मटेरियल या सेंटर आइडिया जो भी आपके पास है उसको रखिए और उसी से अपनी तैयारी कीजिए। ठीक, एक बार जो मटेरियल यूज कर लिया उसी को हमेशा के लिए अपने पास रखिए, उसी को बार बार रिवीजन करना है, बार बार कंटेंट चेंज नहीं करना है। क्या होता है, मल्टीपल टास्क यदि आप करेंगे, एक सब्जेक्ट के लिए आप 10 किताबें या 10 कोचिंग के नोट्स पढ़ेंगे तो वो आपको प्रॉब्लम में डालेगा। इसलिए जो एक आप रेफरेंस मटेरियल यूज कर रहे हैं उसको यूज करेंगे। मेरे हिसाब में स्टैंडर्ड बुक होनी चाहिए। यदि आपने कोचिंग का नोट्स ले रखा है तो आप कोचिंग का नोट्स यूज कीजिए, कोई समस्या नहीं। सभी अपनी जगह अच्छे हैं और सबने अपनी जगह पर कुछ रिसर्च करके ही कंटेंट तैयार किया। ठीक, अब इस बात पे आप कोई कंफ्यूजन या डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि आपने नोट्स ले लिया है, आपका रुपया वहाँ पर फंस गया है, फंस नहीं गया मतलब आपने वहाँ पर निवेश कर दिया है। तो अब आप उस कंटेंट पर काफ़ी अच्छे से काम करें। अब आपको कुछ नया लेने की ज़रूरत नहीं और किसी की कोई सलाह भी मत लीजिए अब ज़्यादा। अब आप कोशिश क्या करेंगे, जो आपके पास कंटेंट है उस पर कमांड लें। ठीक, और किसी को कोई डाउट है? मतलब ये मैं क्या खा रहा हूँ ये कौन सा डाउट हो गया? एक्चुअली मालूम क्या हुआ, ये कोकोनट का बुरादा गरी इसको कहते हैं, वो है
हुआ क्या कि आज बहुत क्लास ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो गई, इसलिए क्लास मुझे रोकनी पड़ी बीच में। बाहर गली में क्या बताऊँ, स्ट्रीट डॉग नहीं होते हैं, उनकी फाइट चल रही थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, समझ सकते। आंसर, अच्छा आपने आंसर भेजा था। एक लोग सिर्फ आंसर, क्या मतलब बाकी लोग क्यों नहीं भेज रहे आंसर? अरे एक एक बात समझिए आप लोग, आंसर राइटिंग अभी से स्टार्ट कर दीजिए। अभी आप कुछ भी, मान लीजिए आपसे मैंने बहुत अभी तक आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चन तो शेयर किए, 2 से 3 क्वेश्चन, आपने उसका भी आंसर नहीं लिख पाए। बताइए, कायदे में तो आपको पीवाईक्यू ढूँढने चाहिए, उसमें कुछ आंसर राइटिंग करनी चाहिए, जो टॉपिक आपका कंप्लीट होता जा रहा। तरीका तो ये है, मुझे आपको बताना नहीं चाहिए, आप खुद आंसर लिखिए और भेजिए। मैंने आपको पूरी सुविधा दे रखी है, आप भेजिए, मैं आपका आंसर इवैल्यूएट करूँगा। आप भेजिए तो सही, मैं क्या बताऊँ, मैं ईमेल खोलता हूँ उसमें 2-3 लोगों के बस आते हैं। ठीक है, ठीक है। अरे आप बड़ी मेरी चिंता कर रहे हैं। पसीना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पहुँच ले। मेरी चिंता मत कीजिए, आप लोग कंटेंट की चिंता कीजिए, अपनी पढ़ाई की चिंता कीजिए, ठीक है? अ, हाँ, हाँ, हाँ। आप इंग्लिश मीडियम, अच्छा हाँ, आपने बताया था आप इंग्लिश मीडियम में। तो आपको फिर क्लास बहुत कंफ्यूज कर रही होगी। एक काम करता हूँ, इंग्लिश मीडियम में मैंने नोट्स बनाए थे अपने प्रिपरेशन टाइम पे, वो मेरे पास रखे हुए हैं अभी भी, मैं भेज देता हूँ आपको, उससे आप अपनी तैयारी, उनको आप देखिए क्या कर रहे हैं। किसी का भी नोट्स लेते हैं, नोट्स किसी का भी लीजिए, कभी भी उसको कॉपी मत कीजिए, केवल उससे आइडिया लीजिए। नोट्स अपना खुद का बनाना चाहिए, किसी का भी नोट्स हो, टॉपर का ही नोट्स क्यों ना हो, टॉपर्स के नोट से कोई टॉपर नहीं बन जाता, समझ रहे हैं ना आप इस बात को? इसलिए टॉपर का नोट्स हो या मेरा नोट्स हो, किसी का भी नोट्स हो, किसी कोचिंग का भी नोट्स हो, उसको ले लीजिए और उस नोट्स को अपना बनाने का तरीका बिल्कुल वही है कि आप उसको अच्छे से पढ़ें, आत्मसात कर लीजिए उसको, और आप पन्नों में उतार पाएँ उस चीज़ को, एग्ज़ाम हॉल में आप उस चीज़ को डिलीवर कर पाएँ, इतनी चीज़ आप उसमें से ले लीजिए। और जो चीज़ आपको कठिन लग रही है वो उस नोट से मत पढ़िए, फिर आप लोग को टीचर से देख कर ही पढ़ें, ठीक है? और किसी को कोई डाउट? और किसी का कोई डाउट नहीं? करंट अफेयर, ये बता, एक मिनट रुकिए, आप ये बताइए आपका टारगेट ईयर कौन सा है? आप इस बार जो प्रीलिम्स है वो दे रहे हैं कि अगली बार का प्रीलिम्स देंगे? 2027 में टारगेट कर रहे हैं, टारगेट ईयर बताइए कौन सा है? ओह, 2026। तो आप अभी फाउंडेशन कर रहे हैं क्या? समझ नहीं पाया मैं आपकी इस बात को। अच्छा, रिवीजन के लिए आते हैं, ठीक है, रिवीजन ही कीजिएगा, फिर ज़्यादा कुछ आप पहले से ही नोट्स वोट्स बना चुके हैं, उसमें कुछ फिर एक्स्ट्रा मत कीजिएगा, उनको अच्छे से रिवाइज कीजिए। यहाँ रिवीजन के लिए क्लास अच्छी है, ठीक है, ठीक है। तो हाँ, आपने करंट अफेयर का डाउट पूछा, तो करंट अफेयर के लिए मैं क्या करूँगा, करंट अफेयर, करंट अफेयर्स का जो 2026 का प्रीलिम्स है, पहली बात तो मैं 2026 के प्रीलिम्स के लिए अभी बैच अनाउंस करूँगा, उस पर काम चल रहा है बैच पर, देखते हैं हमारा रिसोर्स कहाँ तक की जाता है, उस अकॉर्डिंग हम इस बैच को हो सकता है 1 से 2 जुलाई तक हम अनाउंस करेंगे। अब अनाउंसमेंट में जो हम कोशिश करेंगे, प्रीलिम्स स्पेसिफिक कोर्स रहेगा ये, तो इसमें हम कोशिश करेंगे, प्रीलिम्स क्रैश कोर्स रहेगा, इसमें आपका रिवीजन करा दिया जाए कायदे से, और होल कवरेज
PYQ एंड करंट अफेयर का होल कवरेज करा दिया। करंट अफेयर ये पूरे साल का करा दिया आपको, इतना आपको हम उपलब्ध करा देंगे, ठीक है। इसके लिए आप चिंता मत कीजिए, और इसकी जो हम कोशिश करेंगे कि इसका जो प्राइस रहे ना, सिर्फ इतना रहे कि आप लोग फ्री हो आपके लिए। अब प्राइस क्या रख लें, क्या लगता है आपको, क्या रखना चाहिए? प्राइस की यहाँ पर कोई बात नहीं हो रही, मैंने तो सिर्फ आपसे पूछने का प्रयास किया। प्राइस नहीं हुआ यहाँ पर, ये मैं कोशिश करूँगा ये बैच मैं फ्री में अपलोड कर दूँ। बाकी जो इसका PDF होगा, इसके लिए अलग से ग्रुप बन जाएगा। इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको, जो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं उनको तो कुछ करना नहीं है, ये यूट्यूब के लिए मैं बता दे रहा हूँ जिन बच्चों को नहीं पता है। जो बच्चे आएंगे पहली बार वीडियो देख रहे होंगे, जो हमें नहीं जानते हैं, उनके लिए ये सब चीज़ें मैं बता रहा हूँ। बाकी हमारे जो बच्चे जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, उनको तो पूरी जानकारी पहले से ही है, तो उनको तो कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो इतना हम करेंगे। PDF के लिए आपको ग्रुप बना दिया जाएगा, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहीं आपको PDF मिल जाएगी। इतना हम करने वाले हैं, ठीक है। बैच, हाँ बैच बहुत जल्द, मैंने कहा ना 1 से 2 जुलाई के बीच में अनाउंस कर देंगे, क्योंकि अब कितना देखें तो 5 महीने ही रह गए टोटल में। आप इसको 6 काउंट मत कीजिए, 5 महीने मान के चलिए आप, ठीक है। जो रेस्ट ऑफ डेज है वो अब वैसे भी कहीं छुट्टी पर निकल जाएंगे, किसी दिन आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, 10-15 दिन तो इधर रिजर्व रख लीजिए अलग से, इतने दिन आपके पास हैं, ठीक है। तो आएंगे, और किसी को कोई डाउट तो है नहीं? अब अगर डाउट हो तो बताइए। अच्छा, आप 2027 में देना चाहते तो ये बैच फिर भी आप पूछ रही हैं कि आप ये बैच कर सकती हैं। देखिए, यदि आपने बेसिक सभी सब्जेक्टों को पढ़ रखा है तो आप इस बैच में आइए, क्योंकि ये तो रिवीजन बैच है। यहाँ पर फाउंडेशन जैसी कोई चीज़ नहीं है, यहाँ पर आपको वो सब चीज़ें शॉर्ट फॉर्म में समझा दी जाएंगी, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट तो बन ही चुका होगा। यहाँ पर कोशिश वो की जाएगी, आप जो चीज़ें भूल चुके वो भी आपको याद करा दी जाए, वापस से आपका माइंड प्रोसेस कर जाए और आपको चीज़ें याद आ जाए, और कुछ यदि आपका छूटा हुआ है तो वैल्यू एडिशन हो जाए यहाँ पर। दूसरी बात, करंट अफेयर एंड PYQ आपको करा दिए जाए, ताकि PYQ के साथ में कवरेज हो जाएगा आपका। जो आपके पास नोट्स होंगे उनमें आपको एडिशन करने को मिल जाएगा, 1 लाइनर। करंट अफेयर हो जाएगा, उससे भी 1 लाइनर आप अपने नोट्स में ऐड कर लेंगे। ये है तरीका, ठीक है। इतना आपको करना है, ठीक है। फिर मैं क्लास बंद करता हूँ।